हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज हम लोग क्वाड के बारे में बात करेंगे। क्वाड क्या होता है देखते हैं। ओके, क्वाड मतलब क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी QSD, commonly known as the Quad, is a strategic security dialogue between Australia, India, China and United States that is maintained by talks between members countries। ये जो क्वाड है इसका फुल फॉर्म है क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग्स। ओके, कॉमनली नोन एज क्वाड, शॉर्ट में हम लोग क्वाड बोलते हैं। इसको हिंदी में चतुर्थांश बोलते हैं। इज़ अ स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग। स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी यानी कि स्ट्रैटेजिक वेरी इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स। यानी 4 कंट्री है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, जापान है और यूनाइटेड स्टेट मतलब अमेरिका। ये 4 कंट्री का एक चतुर्थांश यानी क्वाड समूह है। ओके, 4 कंट्री का समूह है। दैट इज़ मेंटेन बाई टॉक्स बिटवीन मेंबर्स कंट्रीज़, यानी ये लोग मेंटेन आपस में बातचीत करते हैं। क्या बात करते हैं, क्या डायलॉग करते हैं, देखते हैं आगे। The dialogue was initiated by in 2007 by Japanese Prime Minister Shinzo Abe। ये जो डायलॉग है वो कौन स्टार्ट किया था? जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे, अभी वो डेथ कर गए हैं, शिंजो आबे, 2007 में, विथ द सपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड। उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड थे, उनके सपोर्ट में, उनके साथ मिलकर के ये क्वाड स्टार्ट हुआ था। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड US वाइस प्रेसिडेंट डिक चेनी, मतलब उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे 2007 में इंडिया के, श्री मनमोहन सिंह, और वाइस प्रेसिडेंट US यानी अमेरिका के थे डिक चेनी। द डायलॉग वॉज पैरेलल्ड बाई जॉइंट military exercise of an unprecedented scale titled Exercise Malabar। यानी कि ये कह रहा है कि द डायलॉग वॉज पैरेलल्ड, यानी कि ये जो बातचीत क्वाड में होता है 4 कंट्री के बीच में, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, उसके साथ साथ एक ये लोग मिलिट्री एक्सरसाइज भी करते हैं। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज यानी कि चारों देश की नौसेना एक एक्सरसाइज करती है, युद्ध अभ्यास करती है, जिसको बोलते हैं एक्सरसाइज मतलब अभ्यास करना। उसको अभ्यास का नाम है मालाबार अभ्यास। आप लोगों ने हिंदी में पढ़ा होगा या फिर न्यूज़ चैनलों में देखा होगा मालाबार। ठीक है, The diplomatic and military arrangement was widely viewed as a response to increased Chinese economic and military power। कह रहा है कि द डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री यानी कि डिप्लोमेसी के स्तर पर, कूटनीति के स्तर पर, और मिलिट्री यानी कि सुरक्षा के स्तर पर, अरेंजमेंट वॉज वाइडली व्यूड एज अ रिस्पॉन्स टू इंक्रीज चाइनीज़ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर। यानी चाइना जो इंडो पैसिफिक एरिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रेजेंस बढ़ा रहा है, अपना, वो कहता है कि साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक एरिया में और सारी कंट्रीज़ जैसे आसियान कंट्रीज़ वगैरह हो गए, जो 10 आसियान कंट्रीज़ है, उन पे वो अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। ठीक है, किस तरह से बढ़ा रहा है? इकोनॉमिक के तरीके से और मिलिट्री पावर के तरीके से। इकोनॉमिकल वे में कैसे बढ़ा रहा है कि वो बहुत सारे अपने से छोटे इकोनॉमी वाले कंट्री को डेप्ट देता है ना, कर्जा देता है, और उसके बाद फिर वहाँ उसका सबसे बड़ा BRI है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बड़ा
वो अपना स्कीम चला रहा है। तो चाइना इकोनॉमी से यानी कर्ज वगैरह दे करके छोटे कंट्रीज़ को अपने तरफ मतलब एग्रेसिवनेस दिखाता है, अपने तरफ करता है और कर्ज के जाल में फंसाता है। डेप्ट ट्रैक है ना। एंड मिलिट्री पावर की चाइनीज़ आर्मी जो PLA है, चाइनीज़ के आर्मी है, वो अपना अभी आप लोग LOC वगैरह में देखे होंगे, LAC में देखे होंगे, वो अपना एग्रेशन बढ़ा रहा है। इंडिया के साथ भी बहुत सारे क्लासेस हो रहे हैं आपका UTs में, लद्दाख में, इधर अरुणाचल प्रदेश में। एंड द चाइनीज़ गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड टू द क्वाड्रिलेटरल डायलॉग बाय इशूइंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट टू इट्स मेंबर। यानी कि चाइना प्रोटेस्ट करता है कि ये जो इंडो पैसिफिक एरिया है, हिंद प्रशांत क्षेत्र है, जिसमें हिंद प्रशांत में तो 2 कंट्री आ गए आपका, ख़ास प्रशांत वाले एरिया में ऑस्ट्रेलिया और जापान, फिर इधर हो गया हिंद, और ऐसा इधर इंडिया, और उस साइड में हो गया आपका अमेरिका। तो चाइना क्लेम लगाता है कि ये जो 4 कंट्री मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी कि इंडो पैसिफिक एरिया में जो मालाबार एक्सरसाइज कर रहे हैं, या फिर जो ये लोग का क्वाड समूह है, ये क्या उसको मतलब कि बहुत अलग प्रोटेस्ट करता है। वो समझता है ये चाइना कि वो चाइना को दबाने के लिए ये लोग आपस में समूह बनाए हुए हैं। ओके, और ये लोग आपस में बातचीत करते हैं। तो चाइना कैसे विरोध करता है, प्रोटेस्ट करता है? यूजिंग फॉर्मल डिप्लोमेटिक प्रोटेस्ट, है ना, अपने डिप्लोमेसी के द्वारा, यानी कि उसका जो एम्बेसी वगैरह है वैसे वो प्रोटेस्ट करता है टू इट्स मेंबर, कॉलिंग इट आसियान नाटो। और क्या कहता है, ये जो इंडो पैसिफिक एरिया में क्वाड है उसको आसियान नाटो कहते हैं। हम लोग जानते हैं कि नाटो क्या है, यानी कि नाटो एक मिलिट्री संगठन है, यूरोपियन कंट्रीज़ विथ प्लस अमेरिका के साथ, है ना। तो वो क्या कहता है कि आसियान, यानी कि आसियान मतलब वो जो नॉर्थ साउथ ईस्ट एरिया में 10 कंट्रीज़ है, वो सारे कंट्रीज़ आसियान कंट्रीज़ आते हैं। तो वो बोल रहा है कि आसियान वाले एरिया में ये आसियान नाटो, यानी नाटो एक मिलिट्री संगठन है ना। इसलिए और क्या देखो आगे, इंडियन फॉरेन मिनिस्टर S जयशंकर डिनाइड चाइनाज एलिगेशंस एंड क्लेम इंडिया नेवर हैड नाटो मेंटेलिटी। अभी हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर है S जयशंकर, तो वो हमेशा इस चीज़ को डिनाई करते हैं कि चाइना जो एलिगेशन लगाता है और एंड क्लेम करता है कि इंडिया नेवर हैड नाटो मेंटेलिटी, इंडिया को कोई नाटो मेंटेलिटी नहीं है। इंडिया उस एरिया में क्या चाहता है आगे हम लोग देखते हैं। ओके, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, है ना। अब देखते हैं कि ये मैप में देख लेते हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स आर हाईलाइटेड इन ब्लू, है ना। इसका मैप है कि लोकेशन है, जोग्राफी कहाँ कहाँ पर है। तो इंडिया का मैप आप देख पा रहे हैं, ये आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, और ये ऊपर में शॉर्ट में ये जापान हो गया। इंटेंडेड फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू एस्टैब्लिश एंड आसियान आर्क ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि लगभग ये जो चारों देश है ये डेमोक्रेसी को फॉलो करते हैं। यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो लोकतांत्रिक है ना। डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम है, डेमोक्रेसी है। इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में, जैसे अमेरिका में 4 साल में होते हैं, जापान में होते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया में। एब्रीविएशन क्वाड, इसको क्वाड बोला गया है, इसका शॉर्ट फॉर्म है चतुर्थांश। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 2007 में हुआ था फर्स्ट टाइम, लास्टेड अंटिल 2008 है ना। यानी कि ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 2007 में, ठीक है। 2017 में री इस्टेब्लिश्ड आफ्टर नेगोशिएशन इन नवंबर। अब ये क्या है आगे हम लोग देखते हैं। ये है क्या? इंटर गवर्नमेंटल, है ना। ये मतलब कि
सरकारों के बीच में डायलॉग होती है। इंटर गवर्नमेंटल मतलब होता है कि सरकार आपस में एक दूसरे से बात करती है, ठीक है। इंटर गवर्नमेंटल एंड सिक्योरिटी फोरम, सुरक्षा वाला फोरम है इंडो पैसिफिक एरिया में। रीज़न कौन से एरिया है, ये जो 4 देश है इनका कौन सा एरिया में फोकस है, इंडो पैसिफिक है ना, हिंद प्रशांत वाले एरिया, यानी कि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर वाले जो बीच का एरिया पड़ता है। मेंबर्स स्टेट्स इन द डायलॉग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स। क्वाड्स प्लस एडिशनल मेंबर्स, देखते हैं एडिशनल मेंबर्स कौन है। न्यूजीलैंड है, प्रशांत वाले एरिया में साउथ कोरिया है, वियतनाम है, ठीक है। क्वाड प्लस एडिशनल मेंबर्स मतलब ये लोग को बुलाया जाता है, ये लोग उस क्वाड में शामिल नहीं हैं, बट टाइम टू टाइम ये लोग को बुलाया जाता है। देखते हैं द क्वाड सीज following the withdrawal of Australia during Kevin Rudd tenure as Prime Minister. The Quad ceased following the withdrawal of Australia, यानी कि क्वाड से ऑस्ट्रेलिया बाहर निकल गया था। कब निकला था बाहर? विड्रॉल ड्यूरिंग केविन रूड, यानी टेन्योर एज प्राइम मिनिस्टर थे ऑस्ट्रेलिया के केविन, उस वक्त ऑस्ट्रेलिया क्वाड से अपने आप को अलग कर लिया था। रिफ्लेक्टिंग ambivalence in Australian policy over growing tension between the United States and China in the Asia Pacific। क्यों निकला था ऑस्ट्रेलिया? क्योंकि चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था, है ना। और चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच ऑस्ट्रेलियन पॉलिसी ओवर द ग्रोइंग टेंशन, है ना, धीरे धीरे जो टेंशन बढ़ रहा था, किसके बीच बढ़ रहा था? यूनाइटेड स्टेट्स एंड चाइना इन एशिया पैसिफिक में। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप को इस ग्रुप से बाहर हो गया था, इस समूह से। फॉलोइंग रूट्स, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर है, रिप्लेसमेंट बाय जूलिया गिलार्ड, यानी कि जब 2010 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने ऑस्ट्रेलिया के जूलिया गिलार्ड्स, इन्हांस मिलिट्री कोऑपरेशन, तो उन्होंने इन्हांस यानी बढ़ावा दिया मिलिट्री कोऑपरेशन बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड ऑस्ट्रेलिया वाज रिज्यूम्ड, है ना। फिर से वो लोग यूनाइटेड स्टेट्स और ऑस्ट्रेलिया के साथ फिर से वो जब नए प्रधानमंत्री आए तो फिर से अपने संबंध सुधार लिए। लीडिंग टू द प्लेसमेंट ऑफ यूएस मैरीन नियर ड्रॉविन, है ना। यूएस मैरीन यानी समुद्री एरिया है, ड्रॉविन ऑस्ट्रेलिया ओवरलुकिंग द टाइमूर सी, एक सी है वहाँ पर, समुद्र है, तो यूएसए ओवरलुकिंग एंड लॉम्बॉक स्ट्रेट, है ना। कुछ सीज है, कुछ स्ट्रेट्स है, तो ये टेंशन इंडो पैसिफिक में यूएस ऑस्ट्रेलिया के बीच में चलता रहा, ठीक है। Meanwhile, India, Japan and the United States continue to hold joint naval exercise under Malabar। इतना होने के बाद भी इंडिया, जापान एंड द यूनाइटेड स्टेट, यानी ये जो 3 कंट्री थे, इंडिया, जापान और यूएसए, ये लोग अपना मालाबार एक्सरसाइज, जो मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, तो वो अपना ये लोग कंटिन्यू रखे हुए थे। During the 2017 आसियान समिट्स इन मनीला, आसियान के बारे में भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आसियान क्या है, आसियान में कितने आसियान में कितने कंट्री है, ठीक है, क्या होता है आसियान, क्या है, क्या समिट क्यों होता है, वो सारा डिटेल्स में बताऊंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल समझ ले कि आसियान भी साउथ ईस्ट में 10 देश है, साउथ ईस्ट एरिया, इंडो पैसिफिक एरिया में छोटे छोटे कंट्री है, तो उनका संगठन है, समूह है ना। 10, उसमें टोटल 10 मेंबर है, 10 कंट्री है। आसियान समिट ड्यूरिंग द 2017 आसियान समिट इन मनीला, 17 में मनीला में आसियान समिट हुआ था। ऑल 4 फॉर्मर मेंबर्स लेड बाय आबे, यानी शिंजो आबे जो जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, प्रधानमंत्री थे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैलकोम
टर्नबुल, वही उधर का नाम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। ठीक है, ये जो 4 लोग थे, यानी कि शिंजो आबे अभी डेथ कर गए हैं, जापान के प्राइम मिनिस्टर थे, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर मैल्कॉम, इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प agreed to revive the quadrilateral alliance in order to counter China military and diplomatically in the Indo-Pacific region, particularly in South China Sea। यानी कि ये लोग फिर से 4 लोग मिले, कहाँ मिले? मनीला में मिले, जब आसियान का समिट हो रहा था, ठीक है, वहाँ पर। और इन्होंने क्या डिसाइड किया? रिवाइव किया, है ना। जो क्वाड था, ऑस्ट्रेलिया खुद को अलग कर लिया था क्वाड से, लेकिन उसको फिर से रिवाइव किया, द क्वाड्रिलेटरल अलायंस इन ऑर्डर टू काउंटर चाइना मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिकली इन इंडो पैसिफिक रीजन, है ना। चाइना को काउंटर करने के लिए मिलिट्री, यानी मिलिट्री वे में उसकी जो आर्मी, चाइनीज़ आर्मी को काउंटर करने के लिए, और डिप्लोमेटिकली कूटनीतिक तरीके से भी उसको काउंटर करना इन द इंडो पैसिफिक, यानी कि जो हिंद प्रशांत वाला एरिया है, पार्टिकुलरली इन द साउथ चाइना सी, खासकर कहाँ पर? साउथ चाइना सी। यानी कि चाइना जो समझता है कि साउथ चाइना सी, चाइना का साउथ वाला एरिया के पास जो सी समंदर है, तो वो अपना बर्थली अधिकार, यानी कि अपना अधिकार, अपना वहाँ पर दबदबा बनाता है चाइना, हाँ, और सारे जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर, तो उन पर वो प्रेशर बनाता है, और वो कहता है कि ये सारा एरिया जो है साउथ चाइना सी वाला वो हमारा है। तो टेंशन बिटवीन द क्वाड पार्टी इन द साउथ चाइना सी, ठीक है। टेंशंस बिटवीन Quad members and China have led to fears of what was dubbed by some commentators a new Cold War, है ना। ये जो थोड़ा सा fears हो गया क्वाड को लेकर के चाइना के मन में, तो ये जो टेंशंस हो गए 4 लोग कंट्रीज़ और चाइना के बीच में, तो कुछ कमेंटेटर्स हैं, बाहर के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं कि ये न्यू कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया है। हम लोग जैसा जानते हैं कि कोल्ड वॉर स्टार्ट कब हुआ था? जब विश्व है 2 भाग में बट गई थी, यानी कि एक तरफ कैपिटलिस्ट कंट्री आ गई थी और एक तरफ सोशलिस्ट कंट्री आ गई थी, सब जिसमें रशिया वगैरह, चाइना वगैरह, यूएसएसआर, और एक बार हम एक साइड में अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ थे, है ना। तो उस वक्त वो जब बहुत सारे मिलिट्री वगैरह, न्यूक्लियर वगैरह बना रहे थे और मतलब अपने पास रख रहे थे, तो वो उसको कोल्ड वॉर हम लोग बोलते हैं। कि मिलिट्री यूज़ तो नहीं हुआ था, न्यूक्लियर वॉर तो नहीं हुई थी, लेकिन वो लोग सारे उस होड़ में लग गए थे कि ज़्यादा से ज़्यादा डिफेंस सेक्टर को बढ़ाने, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा अपने हथियार वगैरह, यानी कि अपने डिफेंस में खर्च कर रहे थे। तो बहुत सारे कमेंटेटर अब बोलने लगे हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक एरिया में क्वाड समिट्स होती है, और जो चाइना फियर्स करता है या चाइना उसको उसकी आवाज़ उठाता है, तो ये दोनों के बीच में संगठन और चाइना के बीच में कोल्ड वार हो गया, न्यू कोल्ड वार छिड़ गया है। बट ऐसा है नहीं, है ना। ये लोग क्वाड वाले मेंबर्स क्या बोलते हैं, देखते हैं। In a joint statement in March 2021, in a joint statement in March 2021, यानी कि मार्च 2021 ये लोग स्टेटमेंट देते हैं, द स्पिरिट ऑफ क्वाड, द क्वाड मेंबर्स डिस्क्राइब्ड अ शेयर्ड विजन फॉर अ फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक and a rule-based maritime order in the East and South China Sea, which the Quad members state are needed to counter Chinese maritime claims. Okay, तो ये लोग जॉइंट स्टेट में, चारों कंट्री क्वाड के जो 4 मेंबर हैं, ये लोग एक स्टेटमेंट देते हैं मार्च 2021 को कि ये जो एरिया है, यानी द क्वाड मेंबर्स डिस्क्राइब शेयर विजन फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक। क्या बोलते हैं कि ये जो इंडो पैसिफिक वाला एरिया है ये फ्री है और ओपन है, यानी कि कोई भी कंट्री यहाँ पर आ जा सकता है, व्यापार कर सकता है ना। और ये जो हम लोग जानते हैं कि जो हमारा समुद्री एरिया है वो हमारा यूनाइटेड नेशंस एक है, संस्था है,
तो उसी के गाइडलाइन, उसी के रूल बेस्ड से सारे डिस्क्राइब होता है, चलता है ना। कौन किसके एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव जोन होता है, कहाँ तक अपने जहाज़ को ला सकते हैं, कहाँ तक वो अपने मछली को की उत्पादन कर सकते हैं। तो ये सब कुछ रूल बेस्ड जो इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस रहते हैं, उसी को सारे कंट्री को फॉलो करनी रहती है। तो वही ये चारों देश मिलकर कह रहे हैं कि ये जो एरिया इंडो पैसिफिक वाला है, क्योंकि चाइना हमेशा ना साउथ चाइना सी या इंडो पैसिफिक वाले एरिया में अपना दबदबा बनाता है, यानी कि वो मनमानी करता है, वो रूल बेस्ड नहीं चलता है ना। वहाँ पर डेप्थ ट्रैक करता है, कर्जे देता है, BRI उसकी स्कीम चल रही है, तो छोटे छोटे देश हैं तो उनके मैरीटाइम एरिया में हस्तक्षेप कर लेगा, इंटरफेयर करता है, फिर उनके मिलिट्री में इंटरफेयर करता है, इकोनॉमी वगैरह उसमें किसी न किसी इनडायरेक्टली वो इंटरफेयर करता है। तो ये चारों देश कह रहे हैं कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक एंड अ रूल बेस्ड मैरीटाइम order in the East and South China Sea, which the Quad members state are needed to counter Chinese maritime claims. Okay. The Quad pleas to response to COVID-19. अभी COVID-19 में Quad ने अर्ज किया था लोगों से, कंट्रीज से, कि वो रिस्पॉन्स करें, है ना, COVID-19 वैक्सीन वगैरह। अदर कंट्री जो डेवलपिंग कंट्री है, लोअर मिडिल कंट्री है, लोअर इनकम कंट्री है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह हो गया, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसिन वगैरह सप्लाई करे, यानी उनको सेंड कर। एंड हेल्ड अ फर्स्ट क्वाड प्लस मीटिंग, यानी कि एंड हेल्ड अ फर्स्ट क्वाड प्लस मीटिंग। क्वाड प्लस मीटिंग का मतलब है क्वाड तो 4 देश तो है ही हैं, प्लस मतलब और भी कुछ कंट्रीज़ है जो क्वाड में इनवाइट किया गया, ठीक है, जो पहली बार क्वाड से अलग कंट्री को भी इसमें इनवाइट किया गया और मीटिंग हुआ। तो कौन कंट्री इसमें? रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड वियतनाम, ठीक है, ये सारे इंडो पैसिफिक वाले एरिया की कंट्री हैं। टू वर्क ऑन इट्स रिस्पॉन्स टू इट, यानी COVID-19 में बहुत अब वो सिचुएशन हो गया था, है ना, तो हम लोग जान ही रहे। एज ऑफ 2022 लास्ट ईयर, क्वाड कंट्रीज टुगेदर हैव अ कंबाइंड GDP नॉमिनल ऑफ $34.5 ट्रिलियन, यानी 33.9% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट। मतलब कि लास्ट 22 में कैलकुलेट किया गया है कि ये चारों कंट्रीज़ का वर्ल्ड में GDP कितना है डॉलर में? 34.5 ट्रिलियन, ओके, वर्ल्ड में। और ये कितना परसेंट में कितना आता है वर्ल्ड GDP का? 33.9% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अ कंबाइंड GDP PPP, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी जिसको बोलते हैं, यानी कि खरीदने की क्षमता, हाँ, ऑफ $44.4, ओके, एंड परसेंट में 27.5% ऑफ द वर्ल्ड GDP, ओके। बैकग्राउंड देखते हैं, है ना, एक क्वाड बना तो क्यों बना? स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क ऑफ US चाइना कंपटीशन। हम लोग जानते हैं कि लास्ट 17-18 वाले ईयर में इंडिया, चाइना और USA के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था, है ना। ये कैसे स्टार्ट हुआ था ये भी देखते हैं। In the early 21st century, the strategic preoccupation of the United States with Iraq and Afghanistan served as a distraction from major power shift in the Asia Pacific. क्या कह रहा है कि in the early 21st century, the strategic preoccupation of United States with Iraq and अफ़गानिस्तान में अपने ट्रूप्स वगैरह अमेरिका भेजे थे, फिर इराक़ में उसने बम गिराया था, है ना, युद्ध किया था, हमला हुआ था। सर्व एज अ डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम मेजर पावर शिफ्ट, वहाँ से, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि तालिबान लास्ट 15 अगस्त 2020 में 2021 या 2020 में, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है फ्रेंड्स,
अमेरिका ने अपने आर्मीज़ वगैरह यानी अपने मिलिट्रीज़ को वहाँ से निकाल लिए, है ना। तो जो अमेरिका का ध्यान है वो कहाँ पर शिफ्ट हो गया, वो इंडिया एशिया पैसिफिक वाले एरिया में शिफ्ट हो गया, ठीक है। ब्राउट अबाउट बाय इंक्रीज चाइनीज़ इकोनॉमिक पावर, है ना। चाइना डे बाई डे उसकी इकोनॉमी वगैरह बढ़ रही है, तो अमेरिका चाइना से क्लैश हो रहा है, अमेरिका चाइना का इकोनॉमी पावर बढ़ रही है, इकोनॉमी विच अंडरमाइन अमेरिकाज ट्रेडिशनल रूल इन द रीजन, है ना। मतलब है ना, इकोनॉमी वर्ल्ड जीडीपी में चाइना का कंट्रीब्यूशन डे बाय डे बढ़ रहा है, तो उससे अमेरिका का जो ट्रेडिशनल जो पहले का वो रूल बेस था कि हाँ कैसे ट्रेड करना है, कौन उसका जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लगा, है ना। इन द लॉन्ग टर्म द यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ आउट अ पॉलिसी ऑफ सॉफ्ट कंटेनमेंट ऑफ चाइना बाय ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेमोक्रेसीज। चाइना यूनाइटेड स्टेट का यानी अमेरिका का जो पॉलिसी था डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र वाली जो कंट्री, लोकतांत्रिक कंट्रीज़ हैं, उनका जो ट्रेड वाली पॉलिसी थी अमेरिका की, वो थोड़ा सॉफ्ट पॉलिसी थी, ओके। ऑफ चाइना बाय ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद डेमोक्रेसीज एट इट्स पेरीफेरी, while US alliance with Japan, Australia and India now form the bulwark of this policy. The development of closer US military ties to India has been a complex process since the collapse of the Soviet Union. सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर का विघटन होने के बाद, कोलैप्स करने के बाद जब रशिया बन गया, तो उसके बाद जो इंडिया और चाइना यूएस अमेरिका की जो मिलिट्री टाइड्स थी वो कॉम्प्लेक्स थी, है ना। मतलब यूएस मिलिट्री, क्योंकि अमेरिका सोचता था कि इंडिया थोड़ा सॉफ्टली रशिया तरफ है, तो ऑस्ट्रेलियन commentaries showed mixed attitudes to a quadrilateral security arrangement isolating China। यानी कि ऑस्ट्रेलिया के जो कमेंटेटर्स वगैरह हैं, तो वो उनका मिक्स्ड बिहेवियर रहा है, कभी वो निकल जाते, कभी वो क्वाड में आ जाते हैं। किसके प्रति जो एटीट्यूड अमेरिका, जापान और इंडिया का है, तो उस वो थोड़ा सा मिक्स्ड रहा है ना, मिला जुला ऑस्ट्रेलिया का प्रतिक्रिया है। देखते इंडिया यूएस मिलिट्री रिलेशंस, इंडिया और यूएस का मिलिट्री रिलेशंस कैसा है। Active US-Indian military cooperation expanded in 1991 following the economic liberalization of India, when American Lieutenant General Claude C. Kicklighter, then commander of the United States Army। कब से इंडिया और अमेरिका का मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ा है? 1991 के बाद से, यानी जब हमारी इकोनॉमिक लिबरलाइज हो गई, है ना। एलपीजी 1991 में आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। यानी कि जब हमारे मार्केट्स ओपन हो गए, यानी कि कुछ हद तक हमारे बिल्कुल अमेरिका से अलग पॉलिसी है, हम मिक्स्ड पॉलिसी पे चलते हैं, हमारी मिश्रित अर्थव्यवस्था है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी है। लेकिन उस वक्त से जब हम अपने मार्केट्स को ओपन किए, क्योंकि उस वक्त हमारे जो जीडीपीज़ वगैरह या फिर बहुत सफ़र कर रहे थे इकोनॉमी 1991 के टाइम में, तो उस वक्त से अमेरिका और इंडिया का जो मिलिट्री कोऑपरेशन है बढ़ा है, एक्टिव हुआ है ना। उस वक्त के जो भी जनरल थे और यूएस स्टेट्स आर्मी के, वो दिया गया है नाम। देन कमांडर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक, पहले जनरल थे, अमेरिकन लेफ्टिनेंट जनरल थे, फिर क्या बन गए, कमांडर बन गए ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी पैसिफिक, है ना, पैसिफिक एरिया।
proposed army to army cooperation. This cooperation further expanded in the mid 1990s, यानी कि 1995 तक ये कोऑपरेशन फर्दर बढ़ गया अंडर एन अर्ली इंडियन सेंटर राइट कोलिशन. इंडियन सेंटर राइट कोलिशन कब? इंडियन सेंटर राइट कोलिशन मतलब क्या हुआ कि इंडिया सेंटर राइट कोलिशन मतलब उस टाइम में हमारा ना इंडिया में जो गवर्नमेंट थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी, कोलिशन गवर्नमेंट बन रही थी, है ना. तो इसलिए कोलिशन मतलब एक पार्टी नहीं, बहुत सारी पार्टी मिलकर के सरकार बनाती है, उसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट. एंड इन 2001 इंडिया ऑफर्ड द यूनाइटेड स्टेट्स मिलिट्री फैसिलिटीज़ विद इन इट्स टेरिटरी फॉर ऑफेंसिव ऑपरेशन इन अफ़गानिस्तान. उसके बाद इंडिया अमेरिका को मिलिट्री फैसिलिटी ऑफ़र करने लगी अपने टेरिटरी में, अपने एरियाज़, है ना, में. क्यों? जब अफ़गानिस्तान से लड़ाई हो रहा था उस वक्त, अफ़गानिस्तान के टाइम में, है ना. यूएस डिफेंस सेक्रेटरी डोनाल्ड रम्सफेल्ड एंड हिज इंडियन काउंटर पार्ट प्रणब मुखर्जी, उस समय प्रणब मुखर्जी थे डिफेंस सेक्रेटरी, signed a new framework for India-US defense. New framework for India-US defense in 2005 under the Indian United Progressive Alliance government. Under the Indian United Progressive Alliance government, increasing cooperation regarding military relations, defense industry एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग. मिलिट्री यानी कि हथियार वगैरह, मिलिट्री रिलेशंस बढ़ा, डिफेंस इंडस्ट्री वगैरह बनाना, मैन्युफैक्चर करना, है ना, हथियार वगैरह, उस पर बढ़ा हमारा रिलेशंस. एंड टेक्नोलॉजी शेयरिंग यानी कि तकनीक शेयरिंग में भी बढ़ा. एंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ फ्रेमवर्क ऑन मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, यानी समुद्री मछली उत्पादन वगैरह जो समुद्री एरिया है उसकी सिक्योरिटी में भी कोऑपरेशन बढ़ा. इंडिया एंड द यूनाइटेड स्टेट्स कंडक्ट जोन्स ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इन ensuing years before the development of the quadrilateral dialogue interpreted as an effort to contain China. मिलिट्री एक्सरसाइज भी करता है इंडिया और यूएस. Indian United States conduct zones of joint military exercise in ensuing years before the development of the quadrilateral dialogue interpreted as an effort to contain China. Indian political commentator Brahma Chaleni referred to the emerging quadrilateral security dialogue between the United States, Japan, Australia and India as part of a new great game in Asia. यानी कि कोई एक नाम है, इंडियन पॉलिटिकल कमेंटेटर है ना, पॉलिटिकल पर्सन है, ब्रह्मा, रेफर टू द इमर्जिंग क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन द अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया एज अ पार्ट ऑफ न्यू ग्रेट गेम इन एशिया. एंड इंडियन diplomat M.K. Rastogi has maintained that American effort to save security pact in Asia will result not in an Asian country but rather in an American country in Asia. Okay, मतलब एक डिप्लोमेट है, उनका एक अनुमान लगाया कि जो अमेरिका इंडो पैसिफिक एरिया में आ रहा है वो एशियन कंट्री के लिए नहीं है ना, बट अमेरिकन कंट्री एशिया में आकर के उनको फ़ायदा होगा, है ना. ये एक एशिया के लिए नहीं है, एशियन कंट्री के लिए नहीं है, लेकिन अमेरिका को फ़ायदा. सम लाइक यूएस लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी बी कुलहर viewed as US India defense agreement as potentially lucrative for American before industries and oversaw the subsequent sale of American military system to India. North then some Indian commentators oppose
इंक्रीज अमेरिकन मिलिट्री कोऑपरेशन विथ इंडिया। यानी कि कुछ इंडियन कमेंटेटर्स है ना, वो अपोज़ किए कि इंडिया और अमेरिका का जो रिलेशन बढ़ रहा है, मिलिट्री कोऑपरेशन बढ़ रहा है, वो सही नहीं है ना। citing the American presence in Iraq, hostility in Iran and attempt and encircling China, ठीक है। मतलब वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि इराक में क्या हुआ देखिए, है ना, चाइना के साथ अमेरिका क्या कर रहा है, ट्रेड वॉर चल रहा है, आप उसको देखिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिप्लोमेट्स है, एज फंडामेंटली डिस्टेबलाइजेशन द एशियन पीस, यानी कि एशिया का जो पीस शांति है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, डिस्टेबलाइजिंग एशियन पीस एंड ऑब्जेक्टिंग टू द प्रेजेंस ऑफ अमेरिकन वॉरशिप। उसका ऑब्जेक्ट क्या है, वॉर, अमेरिका का वॉरशिप विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज़ ऑफ द कोस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया और to American calls for the permanent hosting of American naval vessels in गोवा और कराची, ठीक है। यानी कि इंडिया के कुछ कमेंटेटर ये अनुमान लगा रहे हैं कि अमेरिका जो मिलिट्री कोऑपरेशन टाइप इंडिया के साथ कर रहा है या करना चाह रहा है, तो अमेरिका का इसमें एक मोटिव क्या है कि वो न्यूक्लियर वॉरशिप को कहाँ पर लगाना चाहता है, कोस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया, और टू अमेरिकन कॉल्स फॉर द परमानेंट होस्टिंग ऑफ अमेरिकन नेवल वेसल्स। अमेरिका को जो नेवल वेसल्स है उसको कहाँ पर रखना चाह रहा है, गोवा और कराची, कोची में, है ना, इंडिया का साउदर्न एरिया है। फ्रेंड देखते हैं ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, TSD ट्राइलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, मतलब कि 3 देश मिलकर के एक डायलॉग करते हैं, ठीक है। ये क्या है देखते हैं। द ट्राइलेटरल स्ट्रैटेजिक डायलॉग TSD was a series of trilateral meetings between the United States, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। ओके, कौन है इसमें 3 कंट्री कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स है, जापान है एंड ऑस्ट्रेलिया। The TSD originally convened at senior official level in 2002, then was upgraded to ministerial level in 2005। पहले सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, है ना, ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स होती थी, उसके बाद फिर मिनिस्ट्री लेवल पर मीटिंग्स होने लगी 2005 से TDS के थ्रू। ये पूरा डीपली बता रही हूँ फ्रेंड्स, आपको ये सारा अवेलेबल कंटेंट मिल जाएगा नेट में, है ना, बट आपको मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझा दे रही हूँ और थोड़ा कैसे क्वाड का फॉर्म हुआ, इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्या सोच है ना, वो सारी डिटेल्स में दी गई है। ओके, उसके पहले कौन से एक्सरसाइजेस होती थी, कौन से ट्राइलेटरल, क्वाड्रिलेटरल या फिर इन कंट्री टू कंट्री क्या डायलॉग होती थी, वो सारा डिटेल्स है। ओके, देखते हैं आगे। The United States expected regional allies to help facilitate in evolving US global strategy to fight against terrorism and nuclear proliferation, ठीक है, इन रिटर्न। यानी यूनाइटेड स्टेट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है रीजन्स में कि जो अलाइव करके हम क्या करें, स्टार्ट फाइट अगेंस्ट टेररिज्म, यानी आतंकवाद, टेररिस्ट उसको ख़त्म करना, न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, मतलब कि जैसे न्यूक्लियर वाले कंट्रीज़ है, न्यूक्लियर कंट्रीज़ है, तो आपस में ना क्लैश ना हो, है ना, न्यूक्लियर करने। इन रिट जापान एंड ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कंटिन्यू US स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट एंड द मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक गारंटीज इन द रीजन। ओके, तो जापान क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान बेनिफिट मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमें इससे बेनिफिट्स होगा, क्या होगा, US स्ट्रैटेजिक इन्वॉल्वमेंट, अगर US इस एरिया में रहता है, उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक गारंटीज़ इन द रीजन, है ना, हमारा जो रीजन इंडो पैसिफिक वाला एरिया है, तो वहाँ पर
स्ट्रैटेजी गारंटीज़ मिल जाएगा, जैसे क्योंकि चाइना अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रहा है इंडो पैसिफिक एरिया में, तो वो जापान और ऑस्ट्रेलिया चाहते हैं कि यहाँ अगर हम यूएस से टाई अप करेंगे तो जो चाइना का एग्रेशन है साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक में, तो वहाँ हम लोग को स्टैटिक गारंटीज़ मिलेगा, है ना। वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट अगर यूएस का होगा तो हमारा मतलब बोलते हैं ना कि अगर हमारे पास भी हथियार है, अगले के पास भी है, तो सब एक दूसरे से मेंटेन रहेंगे, डरेंगे, वो कोई भी झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि सोचेंगे अगर मैं कुछ स्टेप उठाऊंगा तो अगला भी एक स्टेप उठा देगा, उस टाइप का।